everyone, welcome back. Today we shall be seeing off with last two population interaction and then we are going to be done with this chapter. Basically talking about the last second one, commensalism. What does this word actually means, as in wherein this is one kind of interaction wherein one species benefits itself and the other neither harms or neither benefits. एक को लाइक जैसे नुकसान होता है, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना ही नुकसान होता है ना ही कोई फ़ायदा होता है, तो उसको हम बोलेंगे, ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे commensalism. Fine. An orchid grows as an epiphyte on a mango branch, and barnacles growing on the back of the whale benefits, while neither the mango tree nor the whale gets the benefit. So basically जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा है मैंगो ब्रांच का, मैंगो की बात करते हैं, मैंगो ट्री की, तो उसके ऊपर आपने कहीं कभार देखा होंगे छोटे छोटे प्लांट जैसे ग्रो होते हैं, तो दोज आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स. फाइन, देर आर many different types of orchids. Fine. Many different species of orchids growing in different varieties. तो एपी का मतलब होता है अपॉन, फाइट का मतलब होता है प्लांट, तो प्लांट के ऊपर ग्रो होने वाला. तो जो मैंगो के ब्रांचेस पे ग्रो हो रहा है, फाइन, वो एपीफाइट की तरह, तो उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है, उसमें से उसको जगह मिल रही है, पर मैंगो ट्री को कोई उससे नुकसान नहीं हो रहा है. फाइन. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. ऑन द कॉन्ट्ररी हमने आगे बार्निकल की बात की थी. बार्निकल्स छोटे छोटे आर्थ्रोपॉड्स, मराइन ऑर्गेनिज्म है. फाइन. तो बेसिकली जब हमने बार्निकल्स की बात की थी, वे बार्निकल्स जो होते हैं वो वेल के फिश पे बैठते हैं. फाइन. और क्या करते हैं, वो वेल के फिश पे ऊपर रहते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ जहाँ वेल जाती है वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो वैसे करके उनका यूटिलाइजेशन करते हैं और वेल को कोई नुकसान नहीं होता. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. The cattle ergot and grazing cattle is a close association, a sight you must have seen in rural areas. जैसे कि रूरल एरियाज, हमारे एरिया में भी हम देखते हैं कि कभी कभार आपने देखा होगा बफेलोज वगैरह जहाँ ग्रेज करती हैं, तो वहाँ उसके साथ ही साथ उसके ऊपर हमने तो ज़्यादातर देखे होते हैं वाइट कलर के बर्ड्स होते हैं, फाइन, जो उनके ऊपर बैठे होते हैं, तो वो क्या है, एरगेट बुल्स. फाइन. उनको बोलते हैं कैटल एरगेट. तो वो क्यों वो गाय भैंस के आजू बाजू दिखाई देते हैं, बिकॉज वो जो ग्रेजिंग कैटल होती है वो बार बार अपने बॉडी से कुछ ना कुछ ऐसे टेल से वो लाइक अपने बॉडी को क्लीन करती है, और जब उस टाइम होता है तब उनकी बॉडी से बहुत सारे जैसे इंसेक्ट निकलते हैं, तो वो इंसेक्ट जो झाड़ियों में होते हैं वो एरगेट के लिए, कैटल एरगेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको ढूंढ के खाना. तो ये इनके आजू बाजू में रहते हैं, जैसे काऊ, बफेलो वगैरह, ऐसे अपने बॉडी को शेक करके टेल की मदद से वो इंसेक्ट को नीचे गिराते हैं और वो तुरंत ही वो क्या करते हैं, उन इंसेक्ट को खा लेते हैं. तो दिस इज एन रिलेशनशिप ऑफ कमेंसलिज्म वेयरइन द कैटल एरगेट्स प्ले वेरी स्मार्ट by moving around this grazing cattle only. Fine. For this reason. Fine. Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has a stinging and tentacles and a clownfish. So basically I would like to show you this one, sea anemone and the clownfish. So when we talk about the sea anemone, it's one kind of aquatic organism along with the clownfish. Fine. Yes, so basically if you can see this one, so this is nothing but the sea anemone which has the clinging structures like this structure, stinging tentacles. उनके पास कैसे tentacles होते हैं, stinging tentacles. and ये वाली जो fish है, जो ऑरेंज कलर की fish होती है, आपको क्लियर शायद नहीं दिख रहा, तो ये जो clown fish होती है वे इनके अंदर रहती है. तो क्यों? So basically the sea anemone that has the stinging tentacles and the clownfish that lives among them, उनके आजू बाजू उनके अंदर रहते हैं. The fish gets protection. fish को क्या मिलेगा, ये फिश इनके अंदर रहेगी तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा. फाइन. उनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई और बड़ी फिश आके इनको खा ना ले. फाइन. और सी एनिमल को कोई नुकसान नहीं होता. तो दिस इज एन रिलेशनशिप ऑफ से दैट इज दैट इज कमेंसलिज्म. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. फाइन. द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर बिकॉज वो जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं सी एनिमल के, उनसे वो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म अंदर जाके उनको खा नहीं सकेगा. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. Clownfish को रखने से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है. फाइन. तो ये था some of the examples जो आपको याद रखने हैं commensalism के नाम. हम we shall be talking about mutualism. जब हम mutualism की बात करते हैं तो mutual relationship का ही मतलब हो जाता है जैसे कि दोनों को benefit हो, mutualism. फाइन. The interaction wherein
दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। लाइकेंस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इनका देखो तो हम बहुत 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, लाइकेंस लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो बेसिकली लाइकेन क्या होता है, वो एक ऐसी रिलेशनशिप है बिटवीन द फंगस एंड दी एल्गे। फाइन, जो फंगस होती है और जो एल्गे होती है दोनों एक ही साथ ग्रो होते हैं। तो भाई अब फंगस तो नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो तो फूड नहीं बना सकती, बट जो एल्गे होती है वो तो फोटोसिंथेटिक होती है, उनमें क्लोरोफिल होता है, तो उससे वो फूड बनाएगी और ये फूड लेगा। तो भाई ये क्या कर रहा है इसको, तो भाई ये इसको फूड बनाने के लिए एयर में से मॉइस्चर वगैरह ला के दे रहा है। फाइन, तो पानी दे रहा है। फाइन, वही चीज़ है कि ये इसको ऐसे बेनिफिट करता है तो ये इसको खाना देता है और दोनों अच्छे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। फाइन, तो उसको जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है फोटोसिंथेटिक एल्गे जैसे साइनोबैक्टीरिया जो किसी फंगस के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रह रही है। सिमिलरली हम बात करेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, दैट इज एन एसोसिएशन। माइको का मतलब होता है फंगस, वैसे ही राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो रूट के साथ फंगस रहती है, क्या करती है, ये जो रूट्स होते हैं प्लांट के उसके साथ फंगस ग्रो होती है। फाइन, उनके साथ, तो दैट इज माइकोराइजा। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। द फंगाई हेल्प द प्लांट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फंगस क्या करती हैं, प्लांट को हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स लेने में, और प्लांट क्या करती है, जो बनाया खाना है वो फंगस को देगी। तो दोनों अच्छे से समझ के मिल बांट के खा रहे हैं। फाइन, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा जो अच्छे से अच्छा म्यूचुअलिज्म का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं वो होता है प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप। फाइन, जैसे कि प्लांट को भाई एनिमल की क्या ज़रूरत पड़ गई, हमें ज़रूरत है, एनिमल्स को प्लांट की ज़रूरत है, बट प्लांट को हमारी क्या ज़रूरत पड़ेगी, एनिमल्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो भाई प्लांट के पास इंसेक्ट नहीं होंगे तो उनका पॉलिनेशन कैसे होगा, वही सही चीज़ है ना। उनको पॉलिनेशन करने के लिए उनको पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करेगा, तभी तो आगे रिप्रोडक्शन होगा, तभी तो आगे प्लांट की स्पीशीज ग्रो हो पाएगी। तो प्लांट नीड हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। सीड को डिस्पर्स करने के लिए, फ्लावर्स को पोलन को ले जाने के लिए एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू पेड फीस। अब इस काम के लिए एनिमल्स को तो कुछ ना कुछ फीस चाहिए। तो एनिमल्स को क्या मिलता है भाई, इंसेक्ट को क्या मिलता है, उसमें से नेक्टर मिलता है, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर द सीड dispersers. Fine, pollinators. So basically plant offer reward or fees in the form of pollen and nectar. पोलन मिलता है उनको, पोलन पे भी सर्वाइव करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट, नेक्टर मिलता है। फाइन, जूसेस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो फ्रूट में से वगैरह में से, तो पॉलिनेटर्स को भी फ़ायदा होता है, एनिमल्स को भी, इंसेक्ट को भी फ़ायदा होता है, समझ लो। फाइन, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑलवेज बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट ट्राई टू सेलेक्ट नेक्टर्स विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। सो बेसिकली इस चीज़ में ऐसी चीटिंग की हो सकती है भाई कि एक फ़ायदा लाइक अपना कर रहा है पर दूसरे का कुछ नहीं सोच रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में चीटिंग भी हो सकती है। सो बेसिकली इसमें होता है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब है जैसे ही प्लांट इवॉल्व करेगा तो वैसे ही उसके जो एनिमल्स होते हैं वे भी इवॉल्व करते हैं। तो हमने आगे को इवोल्यूशन की बात पढ़ी थी। वैसे ही म्यूचुअली बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें चीटिंग ना हो जाए, तो ये आगे बढ़ेगा तो भाई ये भी आगे बढ़ेगा, दोनों साथ ही साथ इवॉल्व होंगे, तभी इन दोनों का म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रह पाएगा। समझ लो, दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं, बट ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इन दोनों में थोड़ी बनेगी। वही चीज़ है, को इवॉल्व साथ में होते हैं। फाइन, येस, इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग। जब हम फिग की बात करते हैं, जो आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज येस द डायग्राम विच इज बीइंग डिपिक्टेड ओवर हियर। सो व्हेन यू सी दिस फिग स्ट्रक्चर, देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ द वास्प। अब वास्प जो होते हैं उनकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो इनके जो पोलन ग्रेन ले जाने वाले जो वास्प होते हैं वो पर्टिकुलर स्पीशीज के ही होते हैं। अगर कोई दूसरी स्पीशीज के वास्प भी आ गए तो ये इनके पोलन को पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ है, इनमें साथ ही साथ इवोल्यूशन होता है। फाइन, तभी वे क्या करते हैं, तो वो कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट द फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज एंड नो एनी अदर स्पीशीज। द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज अ ओवी पोजिशन, ओवी पोजिशन मतलब में एग लेइंग पोजिशन। ये जो फ्रूट का हम देखते हैं, ये जो फ्रूट है फिग का, फाइन, ये जो फ्रूट है वो जो फ्रूट होता है
हैं उसके अंदर ये वैस्प्स क्या करते हैं, ये वैस्प्स अंदर एग को ले करते हैं, फाइन, उनके जो एग होते हैं इसके अंदर ले करते हैं, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट नॉरिड्स लार्वा। और ये जो वैस्प होता है वो उसको कैसे हेल्प करेगा, तो ये जो वैस्प होता है वो एक फिग के फ्रूट से दूसरे फिग के फ्रूट पे जाएगा, ऐसे करके मतलब में फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे तीसरे, ऐसे करके कंटिन्यूअस वो एग को ले करने के लिए जगह ढूंढता रहता है। तो वही दौरान वो क्या करता है, एक फिग के फ्लावर से लेके जो पॉलिनेशन जो पोलन होता है उसको लेके दूसरी जगह डाल देता है। तो वही चीज़ है, दोनों कैसे रहते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में रहते हैं, फाइन। अब ऑर्किड्स की बात करें तो इधर देखा गया है एक ऑर्किड का एग्जाम्पल। ऑर्किड शोज अ bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insects, bees and bumblebees, and ensures guaranteed pollination by it। ऑर्किड्स हैं बहुत शातिर बोलते हैं उसको, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, समझ लो बहुत ही ज़्यादा, 28,000 जैसी उनकी स्पीशीज़ हैं, तरह तरह पे बहुत जगह पे ग्रो करते हैं ये। नॉट उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उनके पॉलिनेटर ढूंढ लिए हैं, जैसे कि बीज हैं, बम्बल बीज हैं, फाइन, और जिनकी वजह से उनका अच्छे से गारंटेड पॉलिनेशन होता ही होता है, फाइन। यस अब ये जो ऑर्किड हैं ये सारे ऑर्किड रिवॉर्ड नहीं देते, इसमें ऐसे एक एग्जाम्पल दिया गया है दैट नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर्स रिवॉर्ड्स। जैसे कि ये बी इस पे क्या करने आई हैं, इसके ऊपर इसने कुछ धोखा खा के इधर आ गई हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बी है इधर इस ऑर्किड के प्लांट पे आ गई है, फाइन। अब ये बी को कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है इधर से, बट ये बी इसके पोलन लेके दूसरे प्लांट तक ज़रूर जाएगी, तो पॉलिनेशन तो हो ही रहा है, फाइन। बट जैसा तो उसमें ये जो एक एग्जाम्पल दिया दे रखा है ऑर्किड का, द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ्रिस, फाइन, एक मेडिटेरियन रीजन की ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस। उन्होंने एक मैकेनिज्म की है खुद में, दैट इज सेक्सुअल डिसेट। अब ये सेक्सुअल डिसेट क्या है, तो to get pollinated done by a species of bee, one petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in the size, color and marking. The male bee is attracted to what it perceives as a female pseudo-copulates. Pseudo-copulate मतलब में मेल बी जो होती है, ये ऑर्किड ने क्या किया है, इस ऑर्किड ने वन ऑफ द पेटल, उसका जो पेटल होता है उसको ऐसे बना दिया है, ऐसे इवॉल्व किया है कि वो पेटल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि भाई ये फीमेल बी उधर रुकी हुई है, ऐसा दिखता है। तो एक मेल बी क्या सोचता है, भाई हियर वी हैव अ फीमेल बी सिटिंग, तो दैट मेल बी गोज टू द फीमेल बी, धोखा खा के किसके पास जाती है, उस पेटल के पास जाती है। उसको लगता है कि भाई ये तो फीमेल बी है, पर उधर कोई फीमेल बी वगैरह नहीं होती। इट गोज टू द फीमेल बी इन ऑर्डर टू कॉप्यूलेट, इन ऑर्डर टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स, फाइन, बट उधर कोई भी बी नहीं होती, फाइन। रेदर इट इज़ जस्ट द पेटल, फाइन। सूडो कॉप्यूलेट, कॉप्यूलेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स, सूडो फॉल्स कॉप्यूलेशन साइट, उन्हें ऐसे मालूम होता है कि भाई वो फीमेल है, पर वो फीमेल नहीं होती, फाइन। और उसी दौरान क्या होता है, उसके जो पोलन ग्रेन्स है इस बी पे लग जाते हैं। अब क्या करेगा, विद दिस सेम बी सूडो कॉप्यूलेट्स विद अनदर फ्लावर, यही बी दूसरी जगह पे जाके जैसे धोखा खाएगी और उधर खुद का पोलन को गिरा के आ जाएगी, फाइन। एंड हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन operates. If the female bee's color pattern changes even slightly for any reason due to evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal। मतलब में इधर क्या दिखाया गया है, समझ लो। अगर किसी इस बी की जो फीमेल्स होती है उनमें कुछ इवोल्यूशन हो गया, उनका कुछ कलर चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, इस ऑर्किड को भी इसके पेटल का कलर चेंज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। अगर इन ऑर्किड के लीव्स में, पेटल्स में समझ लो इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो फिर उनकी जो पॉलिनेशन रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो ये बीज धोखा नहीं खाएगी, क्योंकि इनकी बीज का तो कलर जो है थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो ये ऐसी चीज़ों में को इवोल्यूशन ज़रूरी है, फाइन। Just have a look at this. You can understand this is Ophrys orchid, wherein you can see one of the petal has evolved itself कि वो bee जैसी दिख रही है, but actually and this is the male bee which has come over here in order to copulate, but actually ये bee नहीं है, ये इसका petal है जो उसने क्या किया है, evolve किया है। तो अब जब ये इधर आती है तो इनके जो pollen grains होते हैं वो इन पे स्टिक हो जाएंगे। अब ये दूसरे ऑर्किड के फ्लावर पे जाएगी और उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर उसके पोलन ग्रेन गिर जाएंगे, और इसी वजह से क्या होता है, यस, इसी वजह से
कैसे होता है पॉलिनेशन। तो आपने देखा कैसे ये इवॉल्व करती है। अगर बी की कंपनी में, बी की ग्रुप में कुछ भी इवोल्यूशन हुआ तो ऑब्वियसली ये ऑर्किड को भी इवोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। फाइन, सो वी हैव ऑलमोस्ट completed the chapter. I request all of you to yes, complete the question answers along. We shall be completing the last chapter, that is chapter number 15 then on, and if you have any queries you can drop it. Thank you.